यहाँ पर कुछ आपको चित्र दिख रहे हैं, 5 चित्र। और इसी 5 चित्रों के इर्द गिर्द अब हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं और बात होगी सुल्तान ऑफ दिल्ली की। यानी कि दिल्ली के सुल्तान की बात अब हम लोग अपने अगले अध्याय में करेंगे, जो आप लोगों को आपकी कक्षा 7 में सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले एक खंड इतिहास के अंतर्गत पढ़ना है। और इस अध्याय में हम लोग बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत यानी कि सुल्तान ऑफ दिल्ली कौन कौन बने, कैसे कैसे इन लोगों का वंश चला, कैसे कैसे इन लोगों ने राज किया दिल्ली पर, हमारी दिल्ली पर, अपनी दिल्ली पर। उन सारे चीजों की बात अब हम लोग इस नए अध्याय में करने जा रहे हैं, क्योंकि अब यही अध्याय हम लोगों को पीएसबीआई यानी कि पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के प्रकाशन के पाठ्यक्रम के अनुसार और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार करने हैं। यानी कि पीएसबीआई के पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार यह जो सामने आप लोगों को दिख रहा है अध्याय संख्या 3, जो कि आप लोगों के कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान के तहत आने वाले इतिहास का अध्याय है। अध्याय संख्या 3 द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, और इसी की बात होगी। और यह पृष्ठ संख्या 72 है। यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। सामने तो स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को दिख ही रहा है। अब इसी की बात होगी और हम लोग बात करेंगे कि हमारी दिल्ली यानी कि भारत की दिल्ली पर, हमारे देश की दिल्ली पर सुल्तान कौन कौन बने और कैसे कैसे गुलाम वंश, इन सारे चीजों का कंसेप्ट आता है। इन सारे चीजों की बात अब हम लोग इस अध्याय में करेंगे और बात करेंगे हर वो जो हम लोगों को करना है पीएसबीआई के पाठ्यक्रम यानी कि अपने पाठ्यक्रम और पारस प्रकाशन पुस्तक के अनुसार। पृष्ठ संख्या 72 पर है और 72 से ही हम लोग इस अध्याय की शुरुआत करेंगे और कुछ पृष्ठ आगे तक यह अध्याय चलेगा। तो शुरू करते हैं यह अध्याय और बात करते हैं द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली की। लिखा हुआ है, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान बाय मोहम्मद गौरी इन 1192 लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। अगर हम लोग पिछले अध्याय की बात करें, पिछले चैप्टर की बात करें, तो वहां पर हम लोगों ने देखा कि कैसे पृथ्वीराज चौहान, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर दैट द डिफीट ऑफ पृथ्वीराज चौहान बाय मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी के द्वारा वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान का पराजय भारत में मुस्लिमों का शासन स्थापित करने का एक अहम माध्यम बनता है। और दूसरे तरीके से कहें तो वर्ष 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। एक युद्ध में, मोहम्मद गौरी वाले युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और यहीं से भारत में मुस्लिमों का शासन यानी कि मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है, ऐसा माना जाता है। मोहम्मद गौरी वाज मर्डर्ड इन एडी 1206 और मोहम्मद गौरी की भी हत्या वर्ष 1206 में कर दी जाती है। He had no heir, उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे। हेयर का मतलब यहां पर उत्तराधिकारी होता है। उसके कोई उत्तराधिकारी नहीं थे, उसके कोई आगे का वैसा वंशज नहीं था जो उसके शासन को आगे बढ़ाए, यानी कि मोहम्मद गौरी के शासन को आगे बढ़ाए। और मोहम्मद गौरी की हत्या तो वर्ष 1206 में कर ही दी जाती है। आगे, सो हिज जनरल डिक्लेयर्ड देमसेल्फ इंडिपेंडेंट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। चूंकि मोहम्मद गौरी मारा गया, मोहम्मद गौरी को मार दिया गया, अब उसके कोई उत्तराधिकारी थे नहीं, तो ये जो शासन था उसका, मोहम्मद गौरी का जहां जहां शासन था, जो उसके अलग अलग क्षेत्र थे और जहां के अलग अलग जनरल थे, उन लोगों ने अपने अपने आप को राजा घोषित कर दिया, यानी कि अपना अपना एक साम्राज्य बना लिया। यानी कि मोहम्मद गौरी वाला जो सल्तनत था वो टूट गया अलग अलग खंडों में, और अलग अलग जो इंडिपेंडेंट पार्ट थे, वहां के जो जनरल थे वो अपने आप को वहां का शासक घोषित कर गए। वन ऑफ ही जनरल, उसका एक जनरल और था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ मोहम्मद गौरीज इंडियन पोसेशन एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब जैसा हम लोगों ने देखा, बात किया कि पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी जब पृथ्वीराज चौहान को वर्ष 1192 में 1192 में हराता है, वर्ष 1192 में हराता है, तो भारत में मुस्लिमों का शासन स्थापित हो जाता है, ऐसा माना जाता है।
फिर 1206 में 1192 में मोहम्मद गौरी जीतता है, मुस्लिमों का शासन भारत में स्थापित करता है। फिर 1206 में कुछ वर्षों के बाद मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी जाती है। चूंकि मोहम्मद गौरी का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, इसलिए जब मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाती है, जब मोहम्मद गौरी मारा जाता है, तो उसके शासन में, उसका जो शासन था उसके अंदर जो जो अलग अलग क्षेत्र के जनरल थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र को से अपने अपने आप को राजा घोषित कर लिया। यानी कि जो जिस क्षेत्र का जनरल था वो वहां का राजा, स्वघोषित राजा हो गया। उसी में से एक जनरल था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि मोहम्मद गौरी के शासन में एक जनरल हुआ करता था, वो मोहम्मद गौरी के शासन को कंट्रोल करना चाहा और उसने सबसे पहले भारत में दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया। यानी कि भारत में जो दिल्ली सल्तनत का स्थापना हुआ वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी के शासन में एक उसका जनरल था जिसने भारत में मुस्लिमों का जो शासन आया था उसको कंट्रोल करना चाहा और वह इसमें सफल भी हुआ। यानी कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, दिल्ली सल्तनत को स्थापित कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, जो कि एक जनरल था मोहम्मद गौरी के शासन में। आगे आगे लिखा हुआ है, द पीरियड बिटवीन AD 1206 टू 1526 इज नोन एज द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। अगर हम लोग बात करें वर्ष 1206 से 1526 का, वर्ष 1206 से वर्ष 1526 का, तो इसको माना जाता है कि यह दिल्ली सल्तनत का काल था। यहां पर दिल्ली सल्तनत में का यहां पर एरा था, पीरियड था। दिस इज बिकॉज, यह इसलिए माना जाता है, दिस इज बिकॉज द रूलर ऑफ दिस पीरियड वेयर नोन एज सुल्तान एंड दे रूल फ्रॉम देयर कैपिटल सिटी दिल्ली। पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत या फिर दिल्ली सुल्तान इसलिए माना जाता है क्योंकि यहां पर जो शासक हुआ करते थे वो अपने आप को सुल्तान मानते थे, सुल्तान उपाधि देते थे, सुल्तान हुआ करते थे और ये दिल्ली से पूरे भारत को कंट्रोल किया करते थे, दिल्ली राजधानी से भारत को पूरा कंट्रोल किया करते थे, इसलिए इनको सुल्तान ऑफ दिल्ली कहा जाता था या फिर दिल्ली सल्तनत का नाम दिया गया था। Delhi first became the capital of kingdom under the Rajput dynasty of Tomara early 12th century 1165। अगर हम लोग दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है सबसे पहले राजपूत साम्राज्य का, क्षत्रिय साम्राज्य, क्षत्रिय वंश राजपूत साम्राज्य का राजधानी बना था दिल्ली। राजपूत डायनेस्टी ऑफ तोमारा, जो तोमारा का जो राजपूत डायनेस्टी था, राजपूत साम्राज्य था, उसका सबसे पहले राजधानी दिल्ली बना था। यानी कि दिल्ली सबसे पहले किस साम्राज्य की राजधानी बनी थी? तो राजपूत डायनेस्टी ऑफ तोमारा, जो कि 12th सेंचुरी से लेकर 1165 वर्ष 1165 तक रहा था और इसकी राजधानी दिल्ली हुआ करती थी। Under Tomara and Chauhan dynasty, it became an important commercial center also। और ये जो दो, चाहे वो तोमारा की बात करें चाहे वो चौहान की बात करें, दोनों राजपूत डायनेस्टी था। दोनों राजपूत डायनेस्टी में दिल्ली राजधानी था और दिल्ली जो चूंकि राजधानी है तो इंपॉर्टेंट जगह तो होगा ही होगा, महत्वपूर्ण स्थान तो होगा ही होगा और प्लस राजधानी है तो कॉमर्शियलिज्म तो होगा ही होगा। यानी कि यहाँ से उद्योग, पैसा, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इन सारे चीजों की बात तो होगी ही। वही लिखा हुआ है, coins minted here were called Delhi wall which had a wide circulation। जो यहाँ पर सिक्के वगैरह ये सारे कुछ बनते थे या फिर जो भी चीज यहाँ पर किया जाता था सिक्कों से, उसको दिल्ली वाल कहा जाता था और ये वाइड सर्कुलेशन यानी कि इसका बहुत ज्यादा प्रयोग अलग अलग क्षेत्रों में होता था। दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ द वास्ट एरिया ऑफ द सब कंटिनेंट ओनली अंडर द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली जो है वो बहुत बड़ा कैपिटल यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र वाला राजधानी बना और सबसे बड़ा जो प्रसिद्धि दिल्ली को राजधानी के तौर पर मिला वो दिल्ली सल्तनत के समय मिला। यानी कि जब सुल्तानों ने दिल्ली पर अपना शासन किया, जो कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गौरी वाली चीजें हम लोगों ने देखी है, उस समय दिल्ली को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली, राजधानी के तौर पर भी और बाकी तौर पर भी। द फॉलोइंग 5 डायनेस्टी टुगेदर मेक द दिल्ली सल्तनत।
अब ये जो 5 डायनेस्टी जो अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं, ये 5 डायनेस्टी मिलकर दिल्ली सल्तनत बनाता है। यानी कि दिल्ली सल्तनत यानी कि सुल्तान ऑफ दिल्ली, जिन्होंने दिल्ली पर अपना हुकूमत किया, जिन्होंने दिल्ली को नियंत्रित किया, वो ये 5 डायनेस्टी में विभाजित हैं, या फिर कहें तो ये 5 डायनेस्टी मिलाकर दिल्ली सल्तनत बनता है। और इन पांचों डायनेस्टी को हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्योंकि यही तो हम लोग को इस अध्याय में देखना है, सुल्तान ऑफ दिल्ली तो देखना है। लेकिन इन सारे चीजों की बात होगी अगली कक्षा में। इस कक्षा में इस अध्याय को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तो हम लोग बात करेंगे स्लेव डायनेस्टी की, जो कि वर्ष 1206 से 1290 तक, यानी कि 84 वर्षों का गुलाम वंश की बात हम लोग सबसे पहले करेंगे, फिर और भी बाकी 4 वंशों की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।